नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 202 का यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। BD 201 जो आज पेपर था उसमें अपने वीडियो से इतने प्रश्न आए हुए हैं सेम टू सेम कि आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पूरे प्रश्न सही होने चाहिए, अर्थात BD 201 में 80 अंक प्राप्त होने चाहिए। ध्यान रखना 78 अंक प्राप्त हो चुके हैं अपने ही विद्यार्थी के जो अपने चैनल पर पढ़ाई करते हैं। तो आंसर की बाद में अपलोड कर दूंगा, पहले आप लोग अच्छे से एग्जाम दे लीजिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। तो ध्यान रखना पेपर 202 जो कल पेपर है अर्थात 24 तारीख को। पहला प्रश्न है, इसका महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए, इतना टाइम बचा है, और PDF प्राप्त कर लीजिए, इसे रिवीजन कीजिए। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर 2020 वार्षिक, 2020-21 री एग्जाम, 2021 वार्षिकी, 2021-22 री एग्जाम, 4 पेपर आपके रटे होने चाहिए। सबसे पहला काम आप इन चारों पेपरों को रट डालिए, उसके बाद समय बचता है जो पढ़ना हो पढ़िएगा। प्लीज़ प्रश्न रिपीट करता है, निश्चित रूप से आप लोगों के प्रश्न वहाँ मिलेंगे देखने को, फिर बाद में आपको पश्चाताप होगा कि प्रश्न काश देख कर आए होते। इसलिए जो भी समय बचा है सबसे पहले आप लोग प्लीज़ बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, आए हुए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप लोग रटिए। और ध्यान रखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्लीज़, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका कोई नुकसान नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है, और शेयर जरूर कीजिएगा। एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, यह उदाहरण है। मापन का, आकलन का, मूल्यांकन का, इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, मापन का। ध्यान रखना यदि विद्यार्थी क्लास में प्रथम स्थान आया होता तो वो मूल्यांकन हो जाता। एक पुस्तक 50 रुपये में खरीदी गई तो क्या है? मूल्यांकन। लेकिन एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, क्या है? मापन। यदि विद्यार्थी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या थर्ड स्थान जो भी है प्राप्त करता तो क्या हो जाता? मूल्यांकन की उसकी वैल्यू हो जा रही है। देख लीजिएगा, मैंने नोट्स में लिख दिया है, क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना मूल्यांकन है। पुस्तक की कीमत अगर 100 रुपये है तो क्या है? मूल्यांकन है। अगला प्रश्न है, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है? माध्यिका, मानक विचलन, मध्यमान, बहुलक। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, माध्यिका। 2 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या है? आवृत्तियां, वर्ग सीमाएं, चतुर्थांक, मध्य बिंदु। सही जवाब हो जाएगा 3 का आ, आवृत्तियां। अगला प्रश्न है, प्रतिमान प्राप्तांक है? सिग्मा या जेड प्राप्तांक, बा टी प्राप्तांक, सा स्टेनाइन प्राप्तांक, दा उपरोक्त सभी। 4 का सही जवाब हो जाएगा। प्रतिमान प्राप्तांक क्या है? तो आ, सिग्मा या जेड प्राप्तांक। स्टेनाइन प्राप्तांक क्या है? संख्या 1 से 9 तक, इसे स्टेनाइन कहते हैं। स्टेन आता है उसमें 1 से 10 तक होता है। तो दोनों आ चुका है एग्जाम में, आप लोग परेशान मत होना, देख के जाइएगा प्लीज़, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान यम सदैव होता है? 0, 1, आधा, 2। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, 0 होता है। ध्यान रखना जेड प्राप्तांक का विन्यास का मध्यमान सदैव क्या होता है? 0 होता है। इसका मानक विचलन जो होता है जेड प्राप्तांक का, ये 1 होता है। कंफ्यूज नहीं होना, मानक विचलन का जो जेड प्राप्तांक है उसका मानक विचलन 1 होता है।
और मध्यमान हमेशा शून्य होता है। अगला प्रश्न है, टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था कार्ल पियर्सन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने, सा मैककॉल ने, द गिलफोर्ड ने। 6 का सही जवाब हो जाएगा सा मैककॉल ने। टी प्राप्तांक, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, टी प्राप्तांक का मैककॉल ने। और गिलफोर्ड ने, तो गिलफोर्ड ने सी प्राप्तांक दिया था। महत्वपूर्ण दोनों है, अगर वो पूछ चुका है टी तो सी भी पूछ सकता है। मूल प्राप्तांकों को टी प्राप्तांकों में परिवर्तित कर दिया जाता है, किसी तालिका से, ब्लूप्रिंट से, किसी ग्राफ से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, ब्लूप्रिंट से। अगला प्रश्न है, स्टेनाइन मापनी मानकीकृत मापनी है, 9 बिंदु वाली, 8 बिंदु वाली, 5 बिंदु वाली, 10 बिंदु वाली। महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा आ। स्टेनाइन साफ साफ बोल रहा है, स्टेनाइन, 9 मतलब 9 होता है, 9 बिंदु ऐसे रखिए। स्टेन तो इसका 10 बिंदु हो जाएगा। ध्यान कर, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेनाइन तो 9, स्टेन रहेगा तो 10। ऐसा नहीं कि स्टेनाइन देखो तुरंत मार दो 9, लेकिन स्टेन आ जाए तब भी 9 मार आप टिक कर दो, गलत हो जाएगा। तो स्टेनाइन मतलब 9, स्टेन का मतलब 10। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों प्रश्न आ चुका है। स्टेन प्राप्तांक 10 बिंदु वाली होती है, रे एग्जाम 2021-22 में आ चुका है, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का निश्चित प्रसार होता है, क्या होता है? 9 का सही जवाब हो जाएगा आ, या शब्दों में प्लस माइनस 1 के मध्य होता है सहसंबंध गुणांक का निश्चित मान या निश्चित प्रसार प्लस माइनस 1 के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, सहसंबंध के प्रकार हैं, सहसंबंध के प्रकार हैं। मात्रात्मक सहसंबंध, गुणात्मक सहसंबंध, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, भ्रामात्मक सहसंबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के सहसंबंध। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, क्रम कोट अंतर्विधि, गुण आघूर्ण विधि, साक्रम कोट तथा गुण आघूर्ण दोनों विधि, दा इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सा, क्रम कोट तथा गुण आघूर्ण विधि दोनों। अगला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कोट अंतर्विधि का संकेत चिन्ह है, सिग्मा, यम, रो, Q3। सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, रो। अगला प्रश्न है, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया, गुण आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किया गया स्पीयरमैन द्वारा, कार्ल पियर्सन द्वारा, कोलमैन द्वारा, फ्रायड द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा, कार्ल पियर्सन द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रवर्ती मान वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते उपरोक्त सभी। 14 का सही जवाब हो जाएगा बा, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, सहसंबंध, मध्यमान, टी परीक्षण, सार्थकता का स्तर। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मान इसमें सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान है, मध्यमान। अगला प्रश्न है, 2, 3, 5, 7, 10, 15 इन संख्याओं का मध्यमान है 8, 7, 3, 10। तो मैंने पहले ही बताया है, जितनी भी संख्या के मध्यमान पूछे, संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है नंबर, तो कितनी संख्या है 1, 2, 3, 6, और इसे आप पूरा योग कर लीजिए, उसे भाग दे दीजिए, आ जाएगा। तो 3, 2, 5, 5, 10, 20, 10, 30, 35, 7, 42, 42 हो जाएगा, 42 इन 6 बराबर 7 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 16 का सही जवाब हो जाएगा बा। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, जो लोग नहीं समझ पाए मैं फिर बता दे रहा हूँ। मध्यमान का मान होता है, इसे समांतर माध्य भी कहते हैं, संख्याओं का योग, ध्यान रखना, संख्याओं का योग अपान संख्या, 6 संख्या है तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, तो 6 संख्या है, तो पूरा जोड़ दीजिए, 42 हो जाएगा, अपान 6 कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। तो मध्यमान की तरह से निकाला जाता है, मैंने किया भी है, आप लोग PDF प्राप्त करके देख लीजिएगा। संख्याओं का योग अपान आंकड़ों की संख्या, पूरा आप योग करेंगे तो 42 अपान 6 इंटू 7 आ जाएगा बराबर। संख्याओं 11, 15, 12, 10, 25, 23, 17 का मध्यमान था, मध्यांक अर्थात माध्यिका, उसमें मध्यमान था, इसमें माध्यिका 15, 16, 17, 18। अगर माध्यिका पूछे तो पहले से छोटे से बड़े अर्थात
असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, तो 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25, इस तरह से क्रम में आप सजा लीजिए। उसके बाद देखिए कितनी संख्या है, 3, 4, 5, 6, 7। अगर विषम संख्या है तो n + 1 अपान 2 हो जाता है। तो कितना है विषम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 अपान 2 बराबर चौथा पद। इसमें आप देख लीजिए क्रम में सजाएंगे क्या हो जाएगा, 10, 11, 12, उसके बाद 15, तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 15। इसको आंसर हो जाएगा ये 15 अर्थात आ हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। समांतर मार्ग पूछे तो क्या फार्मूला है, माध्यिका पूछे तो क्या फार्मूला है। मैंने इसे सॉल्व भी किया है, 17 का सही जवाब हो जाएगा आ, देख लीजिएगा। और उसे सॉल्व किया है, पीडीएफ देख के आप कर सकते हैं। आरोही क्रम में हमने सजा दिया, तो 10, 11, 12, 15, ध्यान रखना अवरोही क्रम में भी, मतलब सबसे बड़ा फिर उसके बाद उससे छोटा कर सकते हैं। सजाएंगे इस तरह से हो जाएगा। इसका चौथा पद क्या है, 15 है, ध्यान रखिए मैंने इसलिए बता दिया। और फार्मूला जब पदों की संख्या विषम हो तो माध्यांक मतलब माध्यिका बराबर क्या होता है, n + 1 अपान 2वां पद, तो 7 + 1 अर्थात 8वां पद, 8 अपान 4 बराबर 15वां चौथा पद अर्थात 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। अव्यवस्थित आंकड़ों में वह प्राप्तांक जो सबसे अधिक बार घटित होता है उसे कहते हैं, ध्यान रखना किसी आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आता है संख्या क्या कहते हैं, सहसंबंध, मध्यमान, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल है। ध्यान रखना किसी भी नंबर में, किसी भी सीरीज में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो भूलना नहीं, इसे रट लेना, इसका सही जवाब है। देखिए संख्या प्रश्न पूछ लिया, संख्याओं 5, 6, 7, 5, 5, 8, 5, 8, 3, 5 का बहुलांक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 5 कितनी बार आया है, मैंने कहा कि बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए। 2, 3, 4, 5 जो है 5 बार आया है। अन्य संख्या देखेंगे 6 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 8 एक बार, मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 सबसे अधिक बार आए। बहुलक मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आए। सही जवाब हो जाएगा 19 का आ। वह मान जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो बहुलक कहलाता है। 5 सबसे अधिक बार है इसलिए आंसर 5 हो जाएगा। प्रमाणिक विचलन को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा द्वारा, एम द्वारा, एन द्वारा, सिग्मा एक्स द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 20 का आ, सिग्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है, मिलन पद, बहुल विकल्पी प्रश्न, पूर्ति प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 21 का बा, बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है, बहुविकल्पी प्रश्न, पूर्णता प्रश्न, मिलान प्रश्न, सही गलत। सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है लचीला, परिवर्तनीयता, अनुकूलनीयता, अपरिवर्तनीयता। सही जवाब हो जाएगा 23 का आ, लचीला। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी। 24 का सही जवाब हो जाएगा द। शुद्धता को मापन में कहा जाता है उपयुक्त सभी, वैधता भी, विश्वसनीयता भी और व्यवहारिकता भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीकी के रूप में उपयोग करते हैं, प्रदर्शन परीक्षण, मिलान परीक्षण, पूर्णता परीक्षण। संक्षिप्त उत्तर सही जवाब हो जाएगा 25 का आ, प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, रोग सूचक परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। 26 का सही जवाब हो जाएगा द, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 27 का सही जवाब हो जाएगा द, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, निबंध प्रकार परीक्षण। कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है, तो निबंध प्रकार का परीक्षण। 28 का सा। अगला प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है, रूप वैधता, होयड वैधता, विषयगत वैधता, अन्वय वैधता। 29 का सही जवाब हो जाएगा बा, होयड वैधता।
अगला प्रश्न है, उपलब्ध परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है इंटरमीडिएट स्तर पर, डिग्री स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा 30 का बा, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ध्यान भंग करने वाले की प्रभावशीलता, सुविधा सूचक, विभेदन क्षमता, उपरोक्त सभी। 31 का सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ध्यान भंग करने वाले की प्रभावशीलता, तो और सुविधा सूचकांक, विभेदन क्षमता, सभी। इसका सही जवाब है द। तो सही जवाब है द इसका, 31 का, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? संरचित निबंध, असंरचित निबंध, संक्षिप्त उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 32 का बा, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, समानता मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? क्षेत्र के, रुचियों को, व्यक्तियों के समूह के। 33 का सही जवाब हो जाएगा सा, व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। ध्यान रखना, मैं आपको क्लियर बता दूं पहले, जितना कम होगा, जैसे 0.1 होगा तो और कठिन होगा, अगर 0.00 होगा तो और कठिन होगा, 0.6 होगा तो नॉर्मल रहेगा, 0.891 हो जाएगा तो सरल हो जाएगा। तो इस तरह ध्यान रखना, जितना कम होता जाएगा उतना कठिन होता जाएगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा संख्या अधिक होगी उतना सरल। तो 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का रूप से अर्थ है आइटम आसान है, आइटम कठिन है, आइटम बहुत आसान है, आइटम स्वीकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का बा, आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक के विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है। देखिए वहाँ 0.2 था, आइटम कठिन था, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता के मूल रूप से अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, आइटम स्वीकार है। अगर यही 8 होता हो सकता आइटम सरल है या फिर अच्छा है। तो इस तरह ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रहेगा 0.1 रहेगा, 0.00 रहेगा तो और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है उपलब्धि परीक्षण, निर्देशात्मक परीक्षण, मानक संदर्भी परीक्षण, निष्कर्ष संदर्भी परीक्षण। 36 का सही जवाब हो जाएगा सा, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? निष्कर्ष संदर्भी परीक्षण, मानक संदर्भी परीक्षण, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। तो 37 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का आ, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्र है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है, मापन, रिपोर्ट, ग्रेड, टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 39 का सा, ग्रेड। 39 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है बहुलक, प्रसार, चतुर्थांक, मध्यमान। सही जवाब हो जाएगा 40 का बा, प्रसार। अगला प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के प्रतिपादक कौन थे? टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिने। ध्यान रखना, आधुनिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका 41 का द, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, IQ निर्धारित करने का सूत्र। ध्यान रखना, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? स्टर्न, गिलफोर्ड, टर्मन, अल्फ्रेड बिने। सही जवाब हो जाएगा 42 का आ, IQ निर्धारित करने का सूत्र किसने किया?
ईस्टर्न ने, आप लोग भूलना नहीं, लेकिन इन्होंने क्या दिया था MA/CA अर्थात MA/CA, लेकिन टर्मन महोदय ने क्या किया MA/CA इंटू 100 कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, टर्मन ने संशोधन किया। तो IQ निर्धारित करने का सूत्र जो प्रस्तुत किया था कौन किए थे, ईस्टर्न महोदय। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। टर्मन महोदय क्या किया, उसमें संशोधन कर दिए, मैंने लिख भी दिया है। ईस्टर्न महोदय क्या किया MA/CA, लेकिन टर्मन ने 1916 में क्या किया, इसमें संशोधन किए MA/CA इंटू 100 कर दिए। समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र की बुद्धि लब्ध होगी 80, 90, 100, 110। ध्यान रखना, इसमें क्या कह रहा है, समान शारीरिक और मानसिक। तो IQ बराबर क्या होता है MA/CA इंटू 100, भूलना नहीं। मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु बराबर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100, आप लोग भूलना नहीं। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। IQ बराबर क्या होता है MA/CA इंटू 100 प्रश्न पूछा गया है। या बुद्धि लब्ध बराबर क्या होता है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100, तो कैसे ही पूछ सकता है। ये फार्मूला है और बोल रहा क्या रहा है, मानसिक आयु और शारीरिक आयु क्या है, समान है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, दोनों को मान रख दीजिए। IQ बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो यहाँ x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। x कट गया तो क्या हो जाएगा 100। तो अगर शारीरिक और मानसिक आयु समान है तो क्या हो जाएगा बुद्धि लब्ध 100। इसका 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा सा। भूलना नहीं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। MA/CA हमेशा याद रखिए ना, MA/CA भूलना नहीं, फार्मूला पूछ सकता है सीधा सीधा। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण की इस गुण को कहा जाता है वस्तुनिष्ठता, प्रयोज्यता, विश्वसनीयता, वैधता। इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का द, वैधता। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कोई नुकसान नहीं होता है। तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग इतना हेल्प कीजिए, प्लीज़ साथ दीजिए। आप लोग जो भी कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, तो इतना आप प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप में या फिर दोस्त यार जो भी है, जिस सेंटर में आप एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए। अगला प्रश्न है, अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का द। वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया पद कौन से हैं। सही, गलत, शुद्ध, अशुद्ध, सत्य, असत्य, उपरोक्त सभी। 47 का सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी, तीनों है वैकल्पिक प्रश्न। अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों के लिए छात्र को कई पैराग्राफ तक एक लंबी लिखित प्रतिक्रिया की संरचना करने की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है। अगर आप कई पैराग्राफ लंबे प्रश्न लिख रहे हैं, निबंध, संक्षिप्त प्रश्न, पूर्णता प्रकार का प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, निबंध। अगर आप कई पैराग्राफ लंबा लिख रहे हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात हो निबंध होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान भंग करने वाले मूल रूप से हैं वे जो, इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सा। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करता है। तो ध्यान भंग करने वाले मूल रूप से वे हैं जो उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की तुलना में कम उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न होगा, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष, ध्यान रखना, यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका IQ होगा। मैंने पहले ही बताया IQ बराबर क्या होता है MA/CA अर्थात मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु यहाँ कितना दिया गया है, मानसिक आयु कितनी दी गई है 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष इंटू 100 कर दीजिए। एक 0 से 0 कट गया, 12 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 120। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ इस तरह से आ सकता है प्रश्न, 2021 में ही आया है, तो बहुत सरल होता है। MA/CA
इंटू 100, बस फार्मूला याद रखिए, मानसिक आयु पान शारीरिक आयु या फिर MA/CA। प्लीज़ आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी पूछ सकता है, सवाल भी पूछ सकता है। एक अंक आपके बहुत मायने रखते हैं, ध्यान रखना। पेपर 201 202 एक प्रश्न 1.6 अंक के हैं और आपको पास होने के लिए 32 अंक अर्थात 40% या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20% सही होने चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत कीजिए, एक एक प्रश्न बहुत मायने रखता है। 74 जो मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साथ में 74 अंक 80 में प्राप्त कर चुके हैं 202 में, और 201 में 78 अंक। तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप 100% अर्थात 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इसका सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, मैंने सॉल्व किया है फार्मूला सहित। हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। हमारे विद्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 51 का सा, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, भिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? मतलब ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखना कठिन है अर्थात कि 100% सही है। तो निबंध प्रकार के 53 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगर आप निबंध प्रश्न हल चेक कर रहे हैं, मूल्यांकित कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हर किसी विचार अलग अलग हो सकता है निबंध में, आपके अलग, मेरे अलग, किसी और के अलग, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। तो वस्तुनिष्ठता नहीं बना सकते हो। जैसे कोई चीज़ फिक्स है कि 2 गुण 2 × 2 बराबर क्या होता है 4, ये फिक्स है, तो वस्तुनिष्ठता यहाँ पर रहेगी। लेकिन निबंध में क्या होता है, सब विचार अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पर नहीं बना सकते हो। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 54 का बा, बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा, बिने द्वारा। आधुनिक की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को बुद्ध मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व में निहित गुणों या लक्षणों को मापना कहलाता है। रुचि मापन, चिंतन मापन, बुद्धि मापन, व्यक्तित्व मापन। 57 का सही जवाब हो जाएगा दा, व्यक्तित्व मापन। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना आदि इन आवश्यक समझी जाने वाली, इन अनावश्यक, ध्यान रखना, अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है। अंगुलियों का चटकाना, हाथों का झटकना, अपने आप से बातें करना, इन अनावश्यक समझी जाने वाली क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है अधिगम के मापन में, व्यक्तित्व के मापन में, बुद्धि के मापन में, इनमें से कोई नहीं। 58 का सही जवाब हो जाएगा बा, व्यक्तित्व के मापन में। अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो ध्यान रखना, वहाँ एक व्यक्ति बैठा जाए IAS या PCS का, वो आपके यही सब एटीट्यूड को देखता है कि आप बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप इंटरव्यू या बोलते समय कैसी हरकतें करते हैं। तो महत्वपूर्ण है आप शांत रहें। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण है। सही जवाब हो जाएगा इसका 59 का दा, तीनों वस्तुनिष्ठात्मक, निबंधात्मक, तीनों है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का बा, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? सिम्पसन, क्रेथल, स्किनर, बेंजामिन, एस ब्लूम। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में क्रेथाल दिया जो कि गलत है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखा करें। अगर नहीं विश्वास है तो बुक में पेज नंबर 72 जो मेरे पास ओल्ड है उसमें है। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है अनुप्रयोग, विज्ञान, संश्लेषण, बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा, मतलब मेरे अनुसार बोध। आप बुक में देख लीजिएगा, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से क्या है? बोध। तो हालांकि मॉडल पेपर में ज्ञान दिया तो आप लोग परेशान मत होना, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग कहेंगे गलत बता रहे हैं। आप बुक में चले जाइएगा और संजय में दिया है तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है बोध है।
नए परिस्थिति से पहले सीखी गई सामग्री का उपयोग करना कहलाता है अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण, बोध। सही जवाब हो जाएगा 63 का आ, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है अनुप्रयोग, ज्ञान, मूल्यांकन, संश्लेषण। तो ध्यान रखना, कई विचारों को एक साथ रखना संश्लेषण कहलाता है, लेकिन किसी को अलग करना, छोटे छोटे भागों में अलग कर देना किसी विचार को, एक क्या कहता है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ही होता है निगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट बताना। किसी प्रश्न पूछता है निम्नलिखित का विश्लेषण कीजिए, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव सभी बताते हैं, तो क्या हो जाता है, विश्लेषण। उसी वही पॉइंट हर जगह लागू होता है, लेकिन जोड़ना क्या होता है, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। 65 का सही जवाब हो जाएगा सा, बौद्धिक कौशल। 65 का सही जवाब है सा, बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 66 का बा, क्रियात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का आ, भावात्मक। दृष्टिकोण, मूल्य, रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? भावात्मक। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है संश्लेषण, विश्लेषण, बोध, मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 68 का दा, मूल्यांकन जो ये उच्चतम डोमेन है। तो आप लोग ध्यान रखना, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है, तो संश्लेषण, विश्लेषण, बोध और मूल्यांकन ये महत्वपूर्ण सभी हैं। ध्यान रखना, 68 का सही जवाब तो दा हो जाएगा, मूल्यांकन। लेकिन आप लोग ये बताइए, संज्ञानात्मक डोमेन का अब निम्न स्तर कौन सा है? तो संज्ञानात्मक डोमेन का उच्च स्तर मूल्यांकन है, तो निम्न क्या है? तो ज्ञान। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक डोमेन का ज्ञान जो है सबसे निम्न है। ज्ञान के बाद बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरह से मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है। इसी तरह से भावात्मक पक्ष जो होता है उसका भी आग्रहण सबसे निम्न और चरित्रीकरण सबसे उच्च। क्रियात्मक पक्ष इसी तरह से होता है, तो क्रियात्मक उद्देश्य जो होते हैं उसका उद्दीपन सबसे निम्न और आदत निर्माण सबसे उच्च। तो अगर इस तरह से पूछ चुका है ज्ञानात्मक का, तो भावात्मक और क्रियात्मक का भी पूछ सकता है। तो बुक में आप लोग 72-73 पेज पर है, जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज, महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है और निम्न क्या है? तो ज्ञान। तो अन्य की जानकारी भी आप लोग रखिएगा प्लीज। अगला प्रश्न है, ब्लूम टेक्सोनोमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है। तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, संज्ञानात्मक डोमेन में। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है। छात्र पत्र लिख सकता है, छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, छात्र ग्राफ्स खींच सकता है, विद्यार्थी चित्र बना सकता है। तो भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बा, छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। ध्यान रखना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, हर बात में दुखी हो जाते हैं या फिर जो भी रो देते हैं, बच्चे रियली बहुत ईमानदार होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, जल्दी कभी किसी के साथ गलत बिहेवियर नहीं करते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करने के रूप किसे जाना जाता है? अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, बोध। इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का बा, विश्लेषण। किसी विषय की संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री के कुछ भागों में विभक्त करना, मैंने पहले ही बताया था, एक करना संश्लेषण और विभक्त करना क्या है? विश्लेषण। तो यहाँ विभक्त दिया है, तो क्या हो जाएगा? विश्लेषण। भूलना नहीं, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में देखिए आ चुका है। मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए, मापित, परीक्षित, मूल्यांकित, आकलित। सही जवाब हो जाएगा 72 का दा, आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित है सीखने की गतिविधियां, शिक्षण रणनीतियां, सीखने का संसाधन, क्रियात्मक क्रिया।
सही जवाब हो जाएगा 73 का आ, सीखने की गतिविधियां। 73 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? निर्माण में आसानी, अनुमान लगाने का उन्मूलन, पद वैधता, व्यापक प्रतिदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 74 का आ, निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। लघु उत्तरी प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। विशिष्ट जानकारी का स्मरण, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, किसी तथ्य के मूल्य का मूल्यांकन। 75 का सही जवाब हो जाएगा बा, प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, MCQ में गलत विकल्प होते हैं। प्रतिक्रियाएं, उत्तर, विचलित करने वाले, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सा, विचलित करने वाले। अगला प्रश्न है, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? संरचनात्मक साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार। 77 का सही जवाब हो जाएगा बा, केंद्रीय साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 78 का बा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी तकनीकी का उपयोग मूल रूप से किया जाता है बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, व्यक्तित्व के लिए, अभिक्षमता के लिए। सही जवाब हो जाएगा 79 का सा, व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो ब्लूम महोदय ने किया था किस वर्ष? 1946, 55, 1956, 1966। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 1956 में। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण निम्न किस वर्ष किया था? 1956 में। आप लोग ध्यान रखिए, सेकंड जो इकाई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो 80 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, उद्देश्यों का आधुनिक ब्लूम ने 1956 में किया था। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? महत्वपूर्ण है। नामित स्तर, क्रमित स्तर, समांतराल, अनुपात। तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? द अनुपात स्तर सबसे ऊंचा माना जाता है। निम्न कौन सा है बताइए आप लोग? किसी मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है, शाब्दिक स्तर में, अनुपात स्तर में, क्रमित स्तर में, अंतराल स्तर में। तो किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? 82 का सही जवाब हो जाएगा बा, अनुपात स्तर में शून्य बिंदु विद्यमान रहता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है मूल्यांकन, मापन, आकलन, परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा आ, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है 84, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो 84 का सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन, शिक्षक निष्पादन का आकलन, सहकर्मी निष्पादन का आकलन, माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सही जवाब हो जाएगा सहकर्मी आकलन है मेरे अनुसार आ, अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। कहीं यहाँ सा दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है? इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का बा, क्रमित मापनी मापन स्तर के सबसे निम्न स्तर है। मैंने भी पूछा था सबसे उच्च स्तर क्या है, तो अनुपात स्तर, लेकिन क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निम्न स्तर है, तो आप लोगों ने बताया नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये गलत है। सबसे निम्न स्तर क्रमित मापनी नहीं है, बल्कि कौन है? तो आप लोग देख लीजिएगा, नामित मापनी जो है ये सबसे निम्न स्तर है। अनुपात मापन सबसे उच्च, नामित मापनी सबसे निम्न है मापन का, दोनों याद रखिएगा। यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। 87 का सही जवाब हो जाएगा आ, गुड्स महोदय। अगला प्रश्न है, किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं के तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा 88 का
आ, J.P. गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित, या किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 90 का सा, कोठारी कमीशन ने। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है। निर्णयों को मूल प्रदान करना, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। 91 का सही जवाब हो जाएगा द, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है, तो वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का सही जवाब हो जाएगा सा, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचार, या निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करें कि नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 93 का सा, सीखने में होने वाली कमियों को निदान और उपचार सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शतांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बा, संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा द, तीनों हैं। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर है, ध्यान रखना थर्मामीटर नहीं, थर्मामीटर तो ये अनुपात हो जाता है, सॉरी समअंतराल मापनिक हो जाता है। थर्मामीटर जो है समअंतराल मापनी है, लेकिन नैदानिक थर्मामीटर, नैदानिक मतलब डेली, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है किसका, क्रमिक मापनी का, समअंतराल मापनी का, दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का सा, आ और बा दोनों। नैदानिक थर्मामीटर क्रमिक और समअंतराल दोनों का है, सिर्फ थर्मामीटर होता तो समअंतराल। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सा, मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा द, टेस्ट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। ज़्यादातर आप लोग आ और द में कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, मूल्यांकन। तो अगर टाइम मिलता देखते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है तो यूनिट हम लोग इसी का 6, 7 भी करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है थोड़ा से। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज, ग्रुप, यार दोस्त जो भी हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से बार बार, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग प्लीज़ बुक और मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना हो सके मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छे अंक आएंगे। PDF में भेज दे रहा हूँ, प्राप्त कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। इसके पहले जो यूनिट वाइज टेस्ट हुआ है, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं, प्लीज़ आप लोग उसे देख के जाइएगा। 5 यूनिट हो सकते PDF में डाल दिया हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर, आप लोग वहाँ पढ़ लीजिए। हमने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुनः, यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों जगह पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर उसका लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।